प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मल्टी लाइन कंसेप्ट, या इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, बहुवंशक्रम अवधारणा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मल्टी लाइन है या बहुवंशक्रम है वो होता क्या है। ठीक है, इसमें जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बहुवंशक्रम, इसका मतलब एक से ज़्यादा वंशक्रम या मोर देन वन लाइन्स जो है, ठीक है, हम उनको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, मल्टी लाइन या बहुवंशक्रम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, बहुवंशक्रम या मल्टी लाइन क्या है, ऐसे वंशक्रम या ऐसी लाइन्स, ठीक है, और होनी कैसी चाहिए, एक से अधिक, है ना, यानी मोर देन वन, जो लक्षण प्रारूप में समान होती हैं। ठीक है, यानी इनका जो फिनोटाइप है, यानी इनके जो प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य प्रारूप जो है ना, बाह्य आकारिकी जो है वो एक समान होती है। तो लक्षण प्रारूप में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसके अलावा जीन प्रारूप, इन पौधों का जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है वो भी कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है या एक समान होता है। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है अभी, किसी एक महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक अलग जीन उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक जो लाइन होगी या प्रत्येक जो वंशक्रम होगा, जैसे मान लीजिए 3 वंशक्रम है या 3 लाइन्स हैं, तो तीनों लाइन्स के जो पौधे हैं उनका लक्षण प्रारूप एक समान है, फिनोटाइप आइडेंटिकल हो गया। जीन प्रारूप या जीनोटाइप भी कैसा है, एक समान है, आइडेंटिकल है। लेकिन इन तीनों लाइन्स के अंदर या तीनों वंशक्रम के अंदर कोई भी एक रोग, है ना, कोई विशिष्ट रोग हो सकता है, उसकी रोधिता के लिए जो जीन है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइंस हैं या वंशक्रम है वो क्या कहलाते हैं, बहुवंशक्रम या मल्टी लाइन। इसको अपने आगे समझेंगे डिटेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वंशक्रम हैं या 3 लाइन्स हैं। ठीक है, तो 3 लाइन्स कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी, ये 3 वंशक्रम है या 3 लाइन्स हैं। ठीक है, अब होगा क्या भाई, इनका जो लक्षण प्रारूप है यानी कि इनका जो फिनोटाइप है वो एक समान होगा, और जीन प्रारूप, जीनोटाइप जो है वो भी कैसा होगा, एक समान होगा या आइडेंटिकल होगा। ठीक है, अब ये जो 3 वंशक्रम हैं ए, बी और सी, ठीक है, इनमें एक रोग होता है लीफ रस्ट, है ना, या इसको पर्ण रस्ट भी बोल देते हैं। तो इस रोग की रोधिता के लिए, इसके रेजिस्टेंस के लिए इनमें भिन्न जीन उपस्थित होता है। ठीक है, इनके अंदर एक डिफरेंट जीन होगा। कैसे डिफरेंट होगा, जैसे मान लीजिए जो वंशक्रम ए है या लाइन ए है उसमें लीफ रस्ट रोधिता के लिए कौन सा जीन है, एक्स। दूसरा जो वंशक्रम है या दूसरी जो लाइन है उसमें लीफ रस्ट रोधिता के लिए कौन सा वंशक्रम है अभी, कौन सा जीन है, वाई। तो इस तरह से बी वंशक्रम के अंदर वाई जीन हो गया। और तीसरा वंशक्रम कौन सा है, सी, या सी लाइन जो है, इसमें लीफ रस्ट रोधिता के लिए कौन सा जीन है, जेड जीन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 अलग अलग वंशक्रम हैं, तीनों वंशक्रमों के अंदर या तीनों लाइंस के अंदर लीफ रस्ट रोधिता के लिए अलग अलग जीन उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं, मल्टी लाइंस या बहुवंशक्रम कहलाता है। अब मल्टी लाइन से ही संबंधित एक टर्म है मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, एक से अधिक बहुवंशक्रमों के बीजों को, ठीक है, एक से अधिक हमें क्या लेनी है, लाइंस लेनी है, मल्टी लाइंस लेनी है, और इनके सीड्स को हमें क्या करना है, एक साथ मिश्रित कर लेना है, इनके बीजों को एक साथ मिक्सअप कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार जो बनी वैरायटी है या किस्म है वो क्या कहलाती है, मल्टी लाइन वैरायटी कहलाती है या बहुवंशक्रम किस्म कहलाती है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एक अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, एक फसल के आनुवंशिक वंशक्रमों का मिश्रण, ठीक है, एक क्रॉप के जो जेनेटिक लाइंस हैं उनका मिक्सचर जो वृद्धि प्रारूप में समान होता है। वृद्धि प्रारूप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों समान होते हैं। ठीक है, परंतु भिन्न प्रतिरोधी जीन रखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए यानी रोग रोधिता के लिए जो जीन होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखना भी, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग तरह के प्लांट्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये है लाइन ए, है ना, या वंशक्रम ए, दूसरा लाइन बी, और तीसरा है लाइन सी या वंशक्रम सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है अभी, इन तीनों वंशक्रमों से या तीनों लाइन से अलग अलग बीज एकत्रित कर लेने हैं। ठीक है, तो वंशक्रम ए से हमें सीड लॉट ए मिलेगा, बीज ढेर ए बोल देते हैं इसको।
बी से भी बीजों को एकत्रित करना है, सीड्स को कलेक्ट करना है, तो ये बीज ढेर बी या सीड लॉट बी हो जाएगा। और जो लाइन सी है, वंशक्रम सी है, उससे भी हमें क्या करना है, बीजों को एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीज ढेर सी या सीड लॉट सी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों सीड लॉट्स को मिक्सअप कर देना है, यानी कि मिश्रित कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बीज ढेर नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो तीनों जो सीड लॉट्स हैं या बीज ढेर हैं, इनको मिश्रित कर देना है, मिक्सअप कर देना है। उससे होगा क्या, अभी एक लार्ज साइज का, बड़े आकार का बीज ढेर बनेगा या सीड लॉट बनेगा। और यही सीड लॉट जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, बहुवंशक्रम किस्म या मल्टी लाइन वेराइटी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मल्टी लाइन वेराइटी क्या होती है। ठीक है, वीट के अंदर या गेहूं के अंदर इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये अपने आगे करने वाले हैं। अब ये जो मल्टी लाइन वेराइटीज़ या बहुवंशक्रम किस्में हमने विकसित की हैं, इनका लाभ क्या है, ठीक है, इनका बेनिफिट क्या है, हमने ये किस्में क्यों विकसित की हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं या लाभ हैं वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वायु जनित रोगों का नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हवा के द्वारा या वायु के द्वारा या बाय एयर उनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उनका संक्रमण होता है एक क्रॉप से एक पौधे से दूसरे पौधे पर। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस या वायु जनित रोग। ठीक है, तो इनमें हम लोग किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं इन रोगों का, मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म के उपयोग से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रोगजनक है ना, या जो पैथोजन है, उसकी कोई भी नई रेस है ना, या कोई नया स्ट्रेन हो सकता है, न्यू स्ट्रेन या न्यू रेस जो है, वो मल्टी लाइन जो वैरायटी है यानी बहुवंशक्रम जो किस्म है, उसके कुछ पौधे जो हैं वो संवेदनशील हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी संवेदनशील नहीं होंगे, है ना, कुछ जो है वो सेंसिटिव हो सकते हैं प्लांट्स, लेकिन सभी प्लांट्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए तीन जो लाइन्स हैं या तीन वंशक्रम जो हैं उनको मिलाकर हमने एक मल्टी लाइन वेराइटी या बहुवंशक्रम किस्म विकसित की है, ए बी और सी, ये तीन लाइन्स हैं। ठीक है, मान लीजिए जो ए लाइन है उसके अंदर जो प्रतिरोधी जीन था, है ना, कौन सा था अभी, एक्स, तो एक्स जीन जो था उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ए वंशक्रम के जो पौधे होंगे वो इस रोगजनक या इस पैथोजन की जो नई रेस है, न्यू रेस या न्यू स्ट्रेन है, उसके लिए क्या हो गई, संवेदी हो गई। ठीक है, तो ये जो रोगजनक है या पैथोजन है, इसकी ये रेस या जो स्ट्रेन है वो ए वंशक्रम के पौधों को आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बी और सी है ना, बी और सी जो वंशक्रम है या लाइन्स हैं, उनके पौधों में अलग जीन है। ठीक है, रोग रोधिता के लिए अलग जीन है, तो उसके जो पौधे हैं, बी और सी वंशक्रम के जो पौधे हैं, वो इस रोगजनक के प्रति संवेदनशील नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोग है वो सिर्फ ए लाइन के पौधों पर ही फैल सकता है, बी और सी लाइन के पौधों पर नहीं फैल सकता। अब फील्ड के अंदर ए बी और सी इन तीनों लाइंस के जो बीज हैं, है ना, उनको हमने उगाया है और रैंडमली उगाया है, मिश्रित करके या उसको मिक्स करके। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए ए लाइन, ए वंशक्रम का जो पौधा है या प्लांट है, उसके चारों ओर बी और सी वंशक्रम के पौधे उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ए लाइन पौधे से बी या सी लाइन के पौधे पर संक्रमण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जो रोगजनक है वो आगे नहीं फैल सकता, उसका जो फैलाव है या डिस्पर्जन है वो नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बफरिंग प्रभाव। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, बफरिंग प्रभाव या बफरिंग इफेक्ट बोल देते हैं। तो इस प्रकार से होता क्या है, अभी जो रोधी जीन होते हैं, है ना, जो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है या जीवन काल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो वायु जनित रोग हैं यानी कि जो एयरबॉर्न डिजीज हैं, उनका फैलाव जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस बफरिंग प्रभाव के कारण ही जो वायु जनित रोग हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, उनकी स्प्रेडिंग नहीं होती, उनका फैलाव नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं
जो हवा के द्वारा या वायु के द्वारा फैलाए जाते हैं, है ना। तो वायु जनित फैलाव वाले जो रोग हैं यानी एयरबॉर्न डिजीजेस जो होती हैं, उनमें बहुवंशक्रम किस्म जो है यानी कि जो मल्टी लाइन वेराइटीज़ हैं वो रोग नियंत्रण को या डिजीज़ कंट्रोल को अधिक प्रभावी ढंग से सुधार लेती है। ठीक है, कैसे सुधारती है ये मैंने आपको अभी बताया। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं या डिजीज़ हैं जो एयरबॉर्न होते हैं, जैसे जितने भी रस्ट डिजीज़ होती हैं, है ना, मिल्ड्यूज़ हैं, इसके अलावा सेप्टोरियोसिस है, हेलमिंथोस्पोरियोसिस है, रिंकोस्पोरियम है, स्यूडोसर्कोस्पोरेला, हेट्रोट्राइकोइडीज। ठीक है, तो ये कुछ पैथोजेंस हैं जो एयर या वायु के द्वारा इनकी स्प्रेडिंग होती है। तो इन रोगों के प्रति जो मल्टी लाइन वेराइटी है या बहुवंशक्रम किस्म है, ठीक है, वो रोधिता प्रदान करती है। ठीक है, बफरिंग प्रभाव के द्वारा या बफर इफेक्ट के द्वारा। तो इससे होता क्या, अभी हमें फंजीसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डिजीज़ कैसी हैं, फंगल डिजीज़ हैं। तो हमें फंजीसाइड या कवकनाशी का उपयोग जो है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म का। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा इसका क्या बेनिफिट है अभी, वातावरणीय विविधताओं के प्रति बफर प्रभाव, बफर अगेंस्ट एनवायरमेंटल वेरिएशंस। आपको पता होगा कि वातावरण का जो प्रभाव है वो फसली पौधे जो होते हैं, है ना, जो क्रॉप प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जरूर पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से उपज जो है यानी कि जो यील्ड है वो प्रभावित होती है। ठीक है, अगर सभी पौधे एक ही जीन प्रारूप के हैं तो सभी पौधों के ऊपर जो वातावरण का प्रभाव है यानी तापमान का या रेनफॉल का, वर्षा का हो सकता है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी का हो सकता है, आर्द्रता का, है ना, या सनलाइट का हो सकता है, प्रकाश की तीव्रता का। तो इन वातावरणीय कारकों का जो प्रभाव है वो सभी पौधों पर एक समान होगा अगर सभी पौधे एक ही वंशक्रम के हैं या एक ही लाइन के हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइन्स हैं या एक से अधिक वंशक्रम हैं, है ना, जैसा कि मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म के अंदर होता है, तो क्या होगा, अलग अलग पौधों के ऊपर वातावरण का प्रभाव अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब अगर 3 वंशक्रम है तो तीनों में से एक ही वंशक्रम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरणीय कारकों का पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो 2 वंशक्रम के पौधे हैं उनके ऊपर हो सकता है कम प्रभाव पड़े। इससे होगा इसको बोलते क्या है अभी, बफर प्रभाव या बफर इफेक्ट बोल देते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है जी, जो फसल की उपज है, जो क्रॉप की वैरायटी है, क्रॉप की जो यील्ड है वो स्थिर बनी रहती है। तो हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो स्टेबल हो जाती है, फसल की उपज स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट है या दूसरा लाभ है मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म का। उसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है या इसका लाभ है वो क्या है, पूरकता या क्षतिपूर्ति, या इसको बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर सप्लीमेंटेशन और कंपेंसेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, जो मल्टी लाइन वैरायटी होती है, ठीक है, या जो बहुवंशक्रम किस्म है, उसके अंदर जो पेस्ट्स हैं यानी कि पीड़क जो होते हैं, एंड रोग यानी डिजीजेस जो हैं वो धीमी गति से विकसित होती हैं, बहुत ही स्लो रेट से ग्रोथ करती हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए 3 वंशक्रम है एक मल्टी लाइन वैरायटी के अंदर या एक बहुवंशक्रम किस्म के अंदर 3 वंशक्रम है, तो तीनों में से जो एक वंशक्रम होगा, है ना, जैसे मान लीजिए वंशक्रम ए या लाइन ए जो है वो सबसे अधिक संक्रमित होगी, किसके द्वारा, रोग के द्वारा, है ना, या इंसेक्ट के द्वारा, तो दोनों में से किसी के द्वारा भी हो सकती है। एक वंशक्रम अधिक संक्रमित होगा, है ना, या अधिक इफेक्टेड होगा डिजीज या पेस्ट के द्वारा। तो इससे होगा क्या, ये जो वंशक्रम है यानी कि जो ए लाइन है या ए वंशक्रम जो है, इसके जो पौधे होंगे वो इसके दूसरे जो पड़ोसी वंशक्रम है यानी कि बी लाइन और सी लाइन के जो पौधे हैं उनकी तुलना में इसके जो पौधे हैं, ए लाइन के जो पौधे हैं, वो कम स्थान घेरेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वृद्धि कम होगी तो स्थान जो है वो कम घेरेंगे, है ना, दे यूज लेस स्पेस। और इसके अलावा ये कम स्रोत या कम सोर्सेज का यूज करेंगे। तो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं भी प्लांट्स के लिए, प्रकाश यानी लाइट, जल वाटर, और पोषक जो है यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल या मृदा से एब्जॉर्ब किए जाते हैं।
ठीक है। तो जो संक्रमित वंशक्रम होगा या अफेक्टेड या इन्फेक्टेड लाइन होगी, उसके प्लांट्स कम स्थान और कम स्रोत जो है वो उपयोग करेंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, इस वंशक्रम के जो पौधे हैं उनकी उपज कम होगी, है ना, इस लाइन के जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड कम आएगी। ठीक है। लेकिन जो पड़ोसी वंशक्रम है यानी कि बी लाइन और सी लाइन के जो प्लांट्स हैं वो अधिक स्थान यानी कि मोर स्पेस एंड सोर्सेज, स्रोत का उपयोग करेंगे। ठीक है। ज़्यादा स्थान घेरेंगे, ज़्यादा सोर्सेज उनको मिलेंगे, ज़्यादा स्रोत मिलेंगे, तो उनकी जो उपज है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। बी और सी वंशक्रम या बी और सी लाइन के जो प्लांट्स हैं उनकी जो उपज है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो संक्रमित वंशक्रम है या इन्फेक्टेड लाइन है उसकी उपज में जो कमी होती है या जो डेफिशिएंसी आती है उसकी क्षतिपूर्ति, है ना, उसका जो कंपनसेशन है वो प्रतिरोधी जो वंशक्रम होते हैं यानी कि बी और सी लाइन जो है, ठीक है, उनकी बढ़ी हुई उपज के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है। और यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंटेशन या कंपनसेशन। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। तो ये भी एक बेनिफिट है मल्टी लाइन वैरायटी या बहुवंशक्रम किस्म का। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में अगर अपने देखें तो दो ऐसी क्रॉप्स हैं, एक तो है वीट यानी गेहूं और दूसरी है जई यानी ओट्स। तो इन दोनों क्रॉप्स के अंदर मल्टी लाइन वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। गेहूं की यानी वीट की जो मल्टी लाइन वेराइटीज़ हैं या बहुवंशक्रम किस्में जो हैं, इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है, कोलंबिया के अंदर। और जो जई है, ओट्स हैं, उसकी मल्टी लाइन वेराइटीज़ को कहाँ डेवलप किया गया है, यूएसए के अंदर, है ना, यानी अमेरिका के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और गेहूं की जो बहुवंशक्रम किस्में हैं यानी वीट की जो मल्टी लाइन वेराइटीज़ हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है MLKS11। ठीक है। MLKS11 गेहूं की एक मल्टी लाइन वेराइटी है और ये कितनी लाइन्स या कितने वंशक्रमों के मिलने से बनी है, 8 वंशक्रमों की। ठीक है। तो ये संख्या जरूर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखो KML, ठीक है, 7406। तो KML 7406 जो है ये कितनी लाइन्स या कितने वंशक्रमों के मिलने से बनी है, 9 लाइन्स या 9 वंशक्रमों के मिलने से। ठीक है। और तीसरी एक और किस्म आपको ध्यान में रखनी है KSML3। ठीक है। तो ये 3 मल्टी लाइन वेराइटीज़ हैं वीट या गेहूँ।